करेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन जॉइंट रिप्लेसमेंट पर, और इस पर बात करने के लिए बतौर एक्सपर्ट भारत के जाने माने नी एंड जॉइंट एक्सपर्ट हमारे साथ है डॉक्टर अंकुर सिंघल। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्कार। नमस्ते जी सर, सबसे पहले तो ये जानना है आपसे कि आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस, अगर इसको संधि विच्छेद करूं तो आर्थराइटिस, आर्थ्रोसिस जॉइंट एंड आइटिस इज इन्फ्लामेशन, एंड सो इट्स अ जॉइंट इन्फ्लामेशन, और हिंदी में इसको वात रोग कहते हैं। और मूलतः वात रोग दो प्रकार का होता है। जो उम्र के साथ महिला या पुरुष में होता है उसको हम संधिवात कहते हैं, और जो कम उम्र में होता है उसको हम गठियावात कहते हैं। मेजरली यही दो प्रकार होते हैं आर्थराइटिस के। जी सर, आपने जैसे बताया कि मेजरली दो पार्ट्स होते हैं। गठियावात को तो लोग बहुत ज्यादा कॉमनली लेते हैं और ऐसा रोग जो है वो कॉमन मिलता है, लेकिन जो दूसरा आपने बताया ये कब और किस स्थिति में होता है? बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने, क्योंकि मैं भी जब पेशेंट्स को देखता हूं तो आम पेशेंट्स हमेशा आम भाषा में बोलते हैं यार तुम्हें क्या है, मुझे गठियावात है, पर एक्चुअली में किसी को मेजर डिफरेंस नहीं पता, जो मैं आज बताऊंगा। दो प्रकार के, जैसे मैंने कहा, बात होते हैं संधिवात, गठियावात। संधिवात जिस तरह उम्र के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ते हैं, या मोतियाबिंद होता है, आंखों में कैटरैक्ट होता है, उसी तरीके से संधिवात भी एक ऐसी बीमारी है जो उम्र दराज महिला पुरुष में होती है, उम्र के साथ सब में होती है। पर गठियावात एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो कम उम्र में होती है, और मेजर डिफरेंस उसमें यह है कि संधिवात में ज्यादातर घुटने या कभी कभी कूल्हे घिसते हैं, पर गठियावात में घुटने के अलावा कूल्हे, कोहनी, कंधे, एड़ी, और खासकर महिलाओं में हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस गठियावात में देखी जाती है। और मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। तो कई बार मैं मरीज को बोलता हूं अगर आपको डायग्नोज करना है, आपको पता लगाना है कि मेरे गठियावात है कि नहीं, तो अगर किसी महिला या पुरुष में मल्टीपल जॉइंट पेन हो रहा है, मेरे शरीर के सारे जोड़ों में दुख रहा है और हाथों में सूजन आ रही है और सुबह सुबह जोड़ अकड़ जाता है, तो डेफिनेटली उसको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि वो गठियावात तो नहीं है। तो मेजरली यही दो डिफरेंस होते हैं गठियावात और संधिवात में। जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हम कैसे इसे ट्रेस आउट करेंगे। सर, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आपने 10 साल तक इस क्षेत्र में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के घुटने और जॉइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया है, तो ये भी जानना जरूरी है कि इसके लक्षण क्या होंगे, प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम जाने कि हम आर्थराइटिस की ओर बढ़ रहे हैं? तो शुरुआती लक्षण में यूजुअली जॉइंट पेन ही होता है, और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनको स्टार्टिंग जो होता है जॉइंट में प्रॉब्लम, सीढ़ी चढ़ने उतरने में होता है, या बैठ के उठने में होता है, या अगर पालती मार के पाँव को लंबा करना है या सीधा करना है तो उसमें होता है। तो शुरुआती स्टार्टिंग पेन से ही होता है, फिर धीरे धीरे उनके घुटनों में आवाज आती है या फिर घुटने टेढ़े होने लगते हैं, तो ये बात के लक्षण होते हैं, बट शुरुआती लक्षण हमेशा पेन ही होता है। और जैसा मैंने कहा, जो एक्टिविटीज जिसमें पेन स्टार्ट होता है वो यूजुअली स्टेयर क्लाइंबिंग या सीढ़ी चढ़ना या जमीन पे बैठना या पूजा करते समय दर्द होना, यही मेन लक्षण होते हैं शुरू में। जी, आपने जो लक्षण बताए ये बहुत कॉमन लक्षण है, तो बहुत जल्दी तो हम डॉक्टर की तरफ रुख नहीं करते। पहले हमें लगता है कि थोड़ा तेल मालिश कर लिया जाए, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए, फिर थोड़ा सा रुख करते हैं योगा की तरफ। ये जो समय हम लगाते हैं सर अपनी बीमारी को पकड़ने के लिए, ये कितना घातक हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत घातक होता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है तो ये मत सोचिए, क्योंकि मैंने देखा है छत्तीसगढ़ में कई बार मरीज को एक गलतफहमी होती है कि जॉइंट एक्सपर्ट को दिखा रहे तो सीधे ऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप सही समय पे और सही स्टेज में ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम ऑपरेशन को टाल सकते हैं और आपके आर्थराइटिस को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, मतलब उसके जो प्रोग्रेशन है घुटने का घिसना उसको हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सही समय पे आए, और अगर आपकी तकलीफ बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए ताकि सही समय पे ट्रीटमेंट हो पाए और इसको हम बढ़ने से रोक सकें। जी, जैसा कि आपने बताया सर कि सीधे ऑपरेशन नहीं होता है, कुछ अलग तरीके से आप ट्रेस आउट भी करते हैं, और कुछ चीजों में जरूरी नहीं कि आप इस घुटने का ट्रांसप्लांट ही करें। सर, ये ट्रांसप्लांट या ऑपरेशन ये मिथ है क्या? वास्तव में पूरे घुटने प्रत्यारोपित किए जाते हैं? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, अभी तक मैंने आर्थराइटिस की डेफिनेशन बताई थी, पर आर्थराइटिस एक्चुअल में क्या होता है, घुटने में क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैं उसको समझाता हूं। तो सबसे पहली चीज तो जो मेजर लोगों को गलतफहमी होती है कि आर्थराइटिस में लिक्विड सूख जाता है, ग्रीस सूख जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी आर्थराइटिस हो, चाहे वो नी का हो, चाहे हिप का हो, चाहे शोल्डर का हो, कोई भी आर्थराइटिस जो होता है उसमें कार्टिलेज घिसता है। तो शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उसकी कवरिंग होती है, उसके ऊपर, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और वो स्मूथनेस प्रोवाइड करती है। और उम्र के साथ या गठियावात में वही चीज घिसती है, तो बेसिकली कार्टिलेज घिसता है, ठीक है, ऑयल या लिक्विड कम नहीं होता। दूसरी गलतफहमी यह है कि मरीज को लगता है घुटने में गैप आ गया है, वो बोलता है यार मेरे जॉइंट में गैप आ गया। एक्चुअली गैप आता नहीं है।
हमेशा शरीर का कोई भी जॉइंट रहेगा उसमें कुछ मिलीमीटर्स का गैप रहेगा। गैप कम होने को आर्थराइटिस कहते हैं, गैप आने को नहीं कहते। तो कार्टिलेज का घिसना और जॉइंट स्पेस का कम हो जाना ही आर्थराइटिस कहलाता है। अगर मैं मॉडल से समझाऊं तो जैसे नॉर्मली अगर ये घुटने का मॉडल है, ये जांघ की हड्डी और ये पिंडली की, और इन दोनों ही हड्डियों के ऊपर एक चिकनी कैप होती है और दो कैप के बीच में एक कशन होता है जिसको अंग्रेजी में मिनिस्कस कहते हैं। उम्र के साथ ये कार्टिलेज ही घिसता है, या मिनिस्कस जो मोटा था वो पतला हो जाता है। ये एक तरह का गद्दा है, जैसे घर में अपन रुई वाला गद्दा लाते हैं तो 15-20 साल के बाद वो रुई दब जाती है, गद्दा दब जाता है। ये गद्दी भी ऐसी होती है। तो शुरू में जब ये गद्दी अच्छी होती है तो घुटने में गैप रहता है, उम्र के साथ ये कार्टिलेज घिसता है और गद्दी पतली हो जाती है तो जो गैप था वो कम हो जाता है, और इसी को आर्थराइटिस कहते हैं, जिसका सबसे पहला सिम्टम होता है पेन। क्यों होता है? क्योंकि इन हड्डियों के अंदर ऐसी नसें होती है जो दर्द का एहसास दिलाती है, तो जब भी घुटना रब करेगा ये पेन होगा। इसी को ही आर्थराइटिस कहते हैं, जिसके मूलतः 4 प्रकार होते हैं। जैसा मैंने कहा कि अर्ली स्टेज में आइए तो 4 ग्रेड्स होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो इनिशियल स्टेज में जब भी मरीज आता है तो मैं उसको दवाइयों से ठीक करता हूँ, इसको रोकता हूँ या स्लो कर देता हूँ, और लेट स्टेज में ही ऑपरेशन किया जाता है। जी सर, अभी ये भी जानना जरूरी हो गया कि कार्टिलेज का आपने जिक्र किया, तो कार्टिलेज क्यों जरूरी है हमारे लिए? कार्टिलेज का रखरखाव बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपका कार्टिलेज अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आपको जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर, आमतौर पर जब बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ने लगता है तो भी घुटने में काफी दर्द होता है, तो क्या वो भी आर्थराइटिस की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा 4 ग्रेड्स होते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जब मरीज आता है तो हम उसको क्या सुझाव देते हैं? तो अगर महिला या पुरुष मेरे पास आते हैं कि मुझे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, या बैठ के उठने में दिक्कत हो रही है, खड़े रहने में दिक्कत हो रही है, तो हम उनको बोलते हैं कि अपना वजन को नियंत्रित करें, क्योंकि देखा गया है अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स ज्यादा आएगी। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं में आर्थराइटिस पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की बोन्स और मसल्स जो होती है वो फिजियोलॉजिकली वीक होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, इसलिए एक स्टेज के बाद उनमें आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर मीनोपॉजल फीमेल्स हैं, मतलब 40, 45 या 50 साल के आसपास की जो महिलाएं हैं जिनको मीनोपॉज आ गया है, उनमें क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेशन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, और जिसकी वजह से बोन्स कमजोर होती हैं, उनको भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो अगर ये महिला इस एज ग्रुप के आसपास है तो उनको खास ख्याल रखना है कि भाई अपने वजन को कंट्रोल रखें। नियमित आहार मतलब जैसे कैल्शियम रिच, आजकल मैं देखता हूँ चाय लोग खूब पीते हैं पर दूध कोई नहीं सेवन करता। बेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क अपना कैल्शियम है दूध, दही, दूध के प्रोडक्ट, दही कोई नहीं खाता, तो पनीर, तो ये इससे आपको कैल्शियम मिलता है, तो उनको कैल्शियम लेना चाहिए। प्रोटीन युक्त डाइट लेनी चाहिए। अगर आप मांसाहार तो फिश वगैरह अच्छा रहता है, चिकन वगैरह अच्छा रहता है, या शाकाहारी भी तो सोयाबीन, कोई सोयाबीन नहीं खाता, तो सोयाबीन लेने से भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन और कैल्शियम रिच डाइट, अपना वजन कंट्रोल करें और नियमित एक्सरसाइज। तो एक और मैं भ्रांति इसमें आपकी दूर करता हूँ। कई मरीज मेरे पास आते हैं कि सर घुटने में अगर अपन को दर्द है और हम चलना चालू करेंगे तो घुटना घिसेगा ज्यादा। ये भ्रांति है, चलने से घुटने नहीं घिसते। अगर आपको घुटने में पेन है तो आपको सीढ़ी चढ़ना, जमीन पे बैठना, पालती मारना, खड़े रहना इत्यादि ये बंद करना चाहिए। चलने से घुटने नहीं घिसते। माइल्ड पेन में आप बिल्कुल चल सकते हैं, हाँ अगर सीवियर पेन हो तो आप रेस्ट कर सकते हैं, बट जो एक भ्रांति है कि चलने से घुटने घिसते हैं, एक गलत है, ऐसा नहीं होता। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपने घुटने को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है और किन चीजों पर ध्यान रखना ये भी आपने बता दिया। सर, नी रिप्लेसमेंट की हम बात करें तो आपने जो 10 साल तक का जो आपका अनुभव है वो क्या कहता है, किस तरह के ट्रेंड्स नए आए हैं और अब कितनी सुविधा है इस नी रिप्लेसमेंट में? तो नी रिप्लेसमेंट यूजुअली लेट स्टेज में किया जाता है, जिसको हम स्टेज 3 या स्टेज 4 कहते हैं। अगर किसी मरीज को चलने में दर्द है, स्पीड कम हो गया है, पांव टेढ़े हो गए हैं और सारी युक्तियां जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गया या मेडिसिन हो गया, उससे भी उसको आराम नहीं मिल रहा है और उनके एक्सरे ये सजेस्ट करते हैं कि उनका स्टेज 4 या स्टेज 3 आर्थराइटिस है, उनको सर्जरी की जरूरत है, तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। पर एक्चुअल में जो एक गलतफहमी है मरीज को कि रिप्लेसमेंट मतलब इसमें पूरा रिप्लेस कर देते हैं। एक्चुअली इट्स अ रीसर्फेसिंग सर्जरी। आम जनता उसको जोड़ प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट कहती है, बट उसमें पूरा जॉइंट को रिप्लेस करके नया जॉइंट फिट नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा कि आर्थराइटिस में कार्टिलेज घिसता है, तो नी रिप्लेसमेंट में भी उस घिसे हुए कार्टिलेज जिसका कोई यूज नहीं है उसी को रीसर्फेस किया जाता है और एक आर्टिफिशियल ऐसा कैप लगाया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, और बीच में एक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो गद्दी का काम करता है, और घुटने में उतना ही गैप क्रिएट किया जाता है जैसे 15 से 20 साल पहले था। ना सिर्फ आपका पांव टेढ़ा जो है सीधा कर दिया जाता है, आपका अलाइनमेंट जैसे भगवान ने भेजा था वो भी कर दिया जाता है। नेचुरल अलाइनमेंट हम रेस्टोर करते हैं। मैं जिस टेक्निक से करता हूँ वो बहुत ही हाईली एडवांस टेक्निक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक।
मिनिमम मतलब हर चीज मिनिमाइज्ड है। तो छोटे चीरे में ऑपरेशन होता है, चमड़ी पे हम टाका नहीं लेते, मसल स्प्लिटिंग से करते हैं, ब्लड लॉस नहीं होता है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ घिसे हुए कार्टिलेज को हम रीसरफेस करते हैं। ये लोगों में भ्रांति है कि ऑपरेशन के बाद उनको चलाते नहीं है या रेस्ट करते हैं। मेरी टेक्निक में हम मरीज को 3 घंटे बाद चलाते हैं, दूसरे दिन सीढ़ी चढ़ाते हैं, तीसरे दिन हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। घर में भी चलना फिरना रहता है, कोई रेस्ट इस सर्जरी में नहीं है। लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेटिंग भी वो चल के ही जाते हैं। तो बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ टेक्निक है जिसमें फास्ट रिकवरी होती है, पेन कम होता है, मरीज जल्दी अपना नॉर्मल जीवन यापन करता है, नॉर्मल एक्टिविटीज भी जल्दी करता है। तो ये सब संभव होता है हमारी एडवांस टेक्निक से, जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक। जी बिल्कुल, मिनिमम कट टेक्निक के बारे में आपने बताया। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपसे लेनी, लेकिन रुक रहे हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए IBC 24। भले ही परेशान करें, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात है। उड़े देश का आम आदमी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु। डॉक्टर अंकुर सिंघल हमारे साथ हैं, जो कि जाने माने नी एंड हिप जॉइंट स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं। सर, अब आपसे जानना है कि हिप सर्जरी के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कब इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि नी के ऊपर भी कार्टिलेज होता है, सेम वे हिप के ऊपर भी कार्टिलेज होता है, और हिप आर्थराइटिस में कार्टिलेज घिसता है। बट हिप की कुछ ऐसी बीमारियां होती है, खासकर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सिकल सेल और थैलीसीमिया एक ब्लड बॉर्न डिसीजेज हैं, वो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से जो हिप जॉइंट में जो बॉल होती है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिप जॉइंट समझाता हूँ। हिप जॉइंट बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे एक बॉल है और एक सॉकेट है। सो बेसिकली ये पूरा हिप जॉइंट कहलाता है। और हिप जॉइंट में भी कुछ मिलीमीटर्स का गैप होता है, जिससे हमारा मूवमेंट फ्री होता है इनिशियल स्टेज में। कुछ बीमारियां जैसे सिकल सेल, थैलीसीमिया या स्टेरॉइड्स का ओवर यूज, खासकर कोरोना के बाद काफी मरीज आए हमारे पास हिप की प्रॉब्लम लेके, बिकॉज स्टेरॉइड ओवर यूज हुआ, जिसकी वजह से जो हेड की या गोले की ब्लड सप्लाई वो कमजोर हो जाती है। और जैसा आपको एक एग्जांपल देता हूं, हार्ट अटैक होता है, उसमें क्या होता है, हृदय का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। उसी तरीके से ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन का कम हो जाएगा तो वो ऑर्गन मरने लगेगा। और हड्डी में भी ऐसे ही होता है, अगर हड्डी में गोले का ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो पार्ट मरने लगता है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। और पूरा वर्णन करूं तो उसको हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब वो पार्ट मरने लगा। और जैसे ही वो पार्ट मरने लगता है और मरीज जब चलता है तो उसको जॉइंट पेन होता है, इसी को हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। और इसके भी 4 स्टेजेस होती हैं। और अगर मरीज अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है तो उसको भी हम दवाइयों से ठीक करते हैं, और लेट स्टेज में सर्जरी की जाती है। और इसमें भी सर्जरी हम मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से करते हैं, जिसमें सिर्फ गोले का वही पार्ट रीसरफेस किया जाता है जो घिसा हुआ है। डॉक्टर साहब, कन्वेंशनल और रोबोटिक सर्जरी में डिफरेंस क्या है? कन्वेंशनल और रोबोटिक में डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल वो टेक्निक है जो जिग्स की मदद से हम जॉइंट सर्जरीज करते हैं, और रोबोटिक
एक होता है कि जिसमें जो अभी लगभग 1 साल से आया है, रोबोटिक में हम रोबोट की मदद से सर्जरी परफॉर्म करते हैं, बट उसमें जो एक मेन कॉमन भ्रांति है लोगों में कि उसमें रोबोट सर्जरी परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है। रोबोट सिर्फ आपको प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज कट्स आपको डायरेक्ट करता है और आप प्रिसाइज कट्स करता है, बट रोबोट ऑपरेट नहीं करता, ऑपरेट सर्जन ही करता है। वही जॉइंट को पूरा ओपन करता है एंड रोबोट की मदद से वो कट्स लेता है और थोड़ा प्रिसीजन इसमें बेटर रहता है। पर जो आम धारणा लोगों में है कि रोबोट से जॉइंट की लाइफ अच्छी रहती है या फिर रोबोटिक सर्जरी इज बेटर देन कन्वेंशनल सर्जरी, ये नहीं है। अभी तक कोई ऐसा पेपर प्रूवन नहीं है। दोनों के रिजल्ट सेम है। और पर यह है कि अगर सर्जन को अगर एक्सपर्ट सर्जन भी यही करते हैं तो वो भी वही रिजल्ट देते हैं जो रोबोट देता है। एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अभी हमको रोबोटिक के बारे में नहीं पता। इट्स स्टिल जब आएंगे तो हम बता सकेंगे कि विच इज बेटर, बट एज ऑफ नाउ आज की तारीख में रोबोट और कन्वेंशनल दोनों ही टेक्निक्स के रिजल्ट जो है वो सेम है। एक चीज बहुत कॉमन हो गई है, कम उम्र में भी आजकल लोग शिकायत करते हैं पैर दर्द की, कमर दर्द की। तो क्या कम उम्र के लोग भी इस तरह के ऑपरेशन के लिए रेडी हो सकते हैं? ये जो ऑपरेशंस होते हैं उसका उम्र और वजन उससे कोई लेना देना नहीं है। कम से कम उम्र, जैसे मैंने 26 साल से लेकर 90 साल तक की उम्र के पेशेंट्स को ऑपरेट किया है। डिपेंड करता है आपकी स्टेज कौन सी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, अर्ली स्टेजेस में मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, लेट स्टेज में ही सर्जरी की जाती है। अगर आपकी उम्र कम है पर आपकी स्टेज ऑलरेडी मेडिकल से क्रॉस हो चुकी है और सर्जिकल रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आजकल जो हम जॉइंट्स यूज करते हैं उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लगभग 20 से 25 साल या 30 साल भी चलते हैं। और आप एक्सपर्ट हैंड्स में कराते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। अगर आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है, आप अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आपकी उम्र कम है और आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं, जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यंग पेशेंट्स भी हम ऑपरेट करते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा है। सर, इसमें हमारी डाइट की क्या भूमिका होती है? क्योंकि आमतौर पर बहुत कुछ तो हमारी डाइट पर निर्भर करता है। जैसा कि आपने अपनी बातों में कहा था कि महिलाएं जो है वो दूध दही का सेवन कम करती हैं, उसको हमें खाना चाहिए जो जिससे हमें कैल्शियम मिले। तो डाइट में किन बातों का ख्याल हमें रखना है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, आपने अभी बताया था कि आजकल बहुत यंग लोगों को भी ये बीमारी हो रही है। उसका कारण यही है कि हमारी डाइट, एक तो ओबिसिटी बहुत रैम्पेंट है, काफी फास्टली स्प्रेडिंग डिसीज है। उसका कारण यही है कि जंक फूड्स, हम आजकल प्रोसेस फूड्स ज्यादा ले रहे हैं, घर का बना हुआ खाना कम खा रहे हैं और खाने में भी जंक फूड्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, फैटी फूड ज़्यादा ले रहे हैं। तो जो नेचुरल हमारे आहार है, साग सब्जियां हैं, फाइबर डाइट है, प्रोटीन युक्त डाइट है, सोयाबीन हो चाहे मीट प्रोडक्ट्स हो, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स हो, स्पिनच वगैरह, मतलब यही सब जो नॉर्मल हम पहले पुराने ज़माने में खाते थे वही सब चीज़ों का सेवन करें और नियमित व्यायाम करें और अपने आप को फिट रखें, अपना वजन कंट्रोल में रखें, जो आजकल के युवाओं में लैकिंग है। दूसरा चीज़, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खासकर कोरोना के बाद काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे काम हो रहा है, तो उतना उनका एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से और वजन बढ़ रहा है। एंड एनीवेज, अगर आपका वजन बढ़ता है तो आपके ना सिर्फ हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स को खराब करता है। सो वजन बढ़ना एक अभिशाप है और अगर उसको सही समय पे अपन कंट्रोल करते हैं और अपने को फिट रखते हैं तो ये सब बीमारियों से आप दूर रहते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने विदेश से फेलोशिप लेकर पढ़ाई की, तो उसका बेनिफिट आपको क्या लगता है? क्या एडवांस टेक्निक और ज्यादा इजाद हो पाई है? बिल्कुल, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ब्रेनी माइंड्स इंडियन माइंड्स होते हैं और विदेश में भी कई बड़े बड़े सर्जन्स हैं जो कि इंडियंस हैं। बट मेरी हमेशा एक कोशिश रही कि जिस धरती में पैदा हुआ हूँ, जिससे मैंने सीखा है, उन्हीं के लोगों को मैं अपना नॉलेज प्रदान करूँ और उनको फिट करूँ और उनको ही अच्छी मेडिकल केयर दूँ। यही मेरी कोशिश हमेशा रही है और जगह जगह से सीखने के बाद भी मैं भारत में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ ताकि यहाँ के लोग को अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप जानते हैं गरीबी बहुत ज़्यादा है और आज के ज़माने में जॉइंट सर्जरी बहुत आम है और कम पैसों में हम मरीजों को ये मुहैया करा रहे हैं। चैरिटी के लेवल पे भी हम ऑपरेट करते हैं, फ्री में भी हम ऑपरेट करते हैं। यही लक्ष्य है कि एडवांस टेक्नोलॉजी से मरीज को ऑपरेट करें। विदेशों में पढ़ाई करने के दौरान ना सिर्फ मैंने जॉइंट सर्जरी, इवन रिवीजन जॉइंट सर्जरी, मतलब जैसे एक कॉमन मिथ है यहाँ पे कि जॉइंट सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो एक ही बार की जाती है। ये गलत फहमी है। जिन मरीजों को हमने 25 से 30 साल, क्योंकि जैसा बताया इस जॉइंट सर्जरी की लाइफ 30 से 35 साल होती है, तो अगर 30 साल में भी मरीज आता है तो उसको रीडू करते हैं। इसको हम रिवीजन जॉइंट सर्जरीज कहते हैं, जिसका मैं ट्रेंड सर्जन हूँ। तो हम रिवीजन जॉइंट सर्जरीज भी करते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। तो ना सिर्फ प्राइमरी जॉइंट सर्जरी, रिवीजन जॉइंट सर्जरी भी उतनी ही सक्सेसफुल है और डेफिनेटली की जाती है। तो सिर्फ एक बार नहीं, 2 से 3 या 4 बार भी जॉइंट सर्जरी होती है और उतना ही सक्सेस उसका रेट है। जी
सर एक सवाल और मन में उठ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज है या बीपी है। अगर इस तरह के पेशेंट्स हैं और उनको इस तरह के ऑपरेशन कराने हैं तो क्या उन्हें कोई खास सलाह देते हैं या कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, मेरे ज़्यादातर मरीज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर सभी से ग्रसित होते हैं, बिकॉज यूजुअली 60 या 70 साल के मरीजों में सर्जरी होती है। बट मैं उनको यही कहता हूँ कि जितने भी मरीज़ हमारे यहाँ सर्जरी के लिए आते हैं, हम उनको हमारा प्री ऑपरेटिव वर्कअप होता है, कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होता है, और अगर शुगर बीपी कंट्रोल होता है तो ही सर्जरी के लिए आगे हम बढ़ते हैं, अदरवाइज उसको पहले कंट्रोल किया जाता है। और अगर शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो HbA1c या 3 महीने का एवरेज शुगर देखा जाता है, कंट्रोल करके ही ये सर्जरी की जाती है। अगर कंट्रोल नहीं है तो पहले उसको कंट्रोल किया जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि इस उम्र में यूजुअली मरीज की डाइट उतनी नहीं होती, पर एक्टिविटी लेवल 0 होता है क्योंकि पेन होता है। इस चक्कर में उनका शुगर और बीपी सब अनकंट्रोल रहता है, वजन बढ़ा हुआ रहता है। और जब अच्छी सर्जरी के बाद वो नॉर्मल चलने लगते हैं तो ना सिर्फ उनका वजन कम होता है, शुगर बीपी भी कंट्रोल में आ जाता है। और कई मरीज मेरे ऐसे भी हैं जिनका शुगर और बीपी की दवाई जिंदगी भर के लिए बंद हो गया क्योंकि उनका वजन कम हो गया चलने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घुटने अच्छे हैं तो आप अच्छी तरह चल पाते हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट, आपकी बोन डेंसिटी, सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। और अगर आप अच्छी तरह चलते हो तो ये सब चीज़ें नॉर्मल रहती है और आपको कोई बीमारी नहीं होती। जी बिल्कुल, यानी कि एक्टिव रहना और चलते रहना दोनों बहुत जरूरी है। सर एक सवाल और मन में उठ रहा है कि जब हम बात करते हैं एक्टिव की, तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, पर स्पोर्ट्स पर्सन में भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों? स्पोर्ट्स पर्सन में यूजुअली आर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनके खेल के दौरान उनको चोट लगी रहती है। अगर उनको बार बार घुटने में चोट लगती है तो उनका कार्टिलेज डैमेज होता है, और इसी चलते जब वो एक उम्र को क्रॉस करते हैं, प्रोबेबली 50 के अराउंड या 60 के अराउंड, तब उनको जॉइंट पेन स्टार्ट होता है, बिकॉज उनका कार्टिलेज डैमेज हुआ रहता है। और डैमेज कार्टिलेज में आर्थराइटिस जल्दी होता है। इसलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि ट्राई टू अवॉइड इंजरीज। एंड आपको पता है, बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन तो ऑलरेडी वो डेडिकेटेड और मोटिवेटेड तो रहते ही हैं, तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि भाई अपने शरीर का ख्याल रखें। जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन थे तब अपनी बॉडी को फिट रखते थे, सेम चीज़ आप एक एज पड़ाव मतलब क्रॉस करने के बाद में प्रोबेबली 50 और 60 के बाद भी आप उतनी ही अपनी सेहत का ख्याल रखें जितना आप पहले रखते थे, तो चांसेस कम रहेंगे। जी सर, जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है जहाँ पे आर्थराइटिस के ऑलरेडी शिकार जो लोग हैं, तो क्या फैमिली हिस्ट्री भी इसमें मायने रखती है? क्या उनके बाकी सदस्यों को भी ये समस्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपकी दादी को या नानी को या फादर को या मदर को अगर ऐसी हिस्ट्री है कि उनको आर्थराइटिस जल्दी हुआ है तो डेफिनेटली आपके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और अपना पेडिग्री जाने। ना सिर्फ आर्थराइटिस, बाकी डिसीज में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके परिवार में क्या चीज़ें चलित हैं, मतलब क्या क्या, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, या अलग कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे तो अपने शरीर का बेहतर आप ख्याल रख पाएंगे। और इवन मैं ये भी कहता हूँ, जैसे मैं कई महिलाएं आती हैं मेरे पास जॉइंट पेन को, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी मदर में मेनोपॉज कौन सी एज ग्रुप था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेनोपॉजल एज ग्रुप्स में फीमेल्स में जल्दी जॉइंट पेन होता है। तो जिन महिलाओं में उनकी मदर को या दादी को मेनोपॉज जल्दी आया तो उनको भी चांसेस रहता है कि मेनोपॉज उनको भी जल्दी आए और उनको जॉइंट पेन जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जेनेटिक हिस्ट्री या पेडिग्री को जाने ताकि आप में वो डिसीज ना आए, ये आप कोशिश कर सकें। जी आमतौर पर सर वेदर को लेकर भी लोग ना काफी कॉन्शियस होते हैं कि इस वेदर में हमको ऑपरेशन कराना चाहिए, तो क्या आर्थराइटिस के इलाज के लिए भी आपको वेदर सजेस्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी सर्दियों का सीजन है और काफी लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये ऑपरेशन का उम्र, जैसे मैंने बताया, उम्र, वजन, इवन वेदर से कोई लेना देना नहीं है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, किसी भी वेदर में आप कर सकते हैं। इनफैक्ट सर्दियों में मरीजों को जॉइंट प्रॉब्लम ज्यादा होती है बिकॉज सर्कुलेशन कम होता है जॉइंट्स में, इसलिए जॉइंट पेन, जॉइंट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सर्दियों में ज्यादा होती है। और मैं तो बोलता हूँ मरीज को डेफिनेटली आप किसी भी मौसम में करवा सकते हैं, और सर्दियों में तो ज्यादा मरीज ऑपरेशन कराते हैं। जी, ऑपरेशन के बाद क्या कोई खास सलाह आप अपने पेशेंट को देते हैं? किस तरह की सावधानी बरतनी होगी फिर उनको? ऑपरेशन के बाद यूजुअली मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये जब जॉइंट्स हम लगाते हैं सारे इंपोर्टेड जॉइंट्स रहते हैं जिनकी लाइफ अच्छी होती है, बस मैं यही बोलता हूँ कि गिरे ना, अपने को लचकने से बचाइए। कोई भी इंजरी, ट्रॉमा होता है जॉइंट में तो हड्डी टूटने के या मांसपेशी फटने के चांसेस रहते हैं। जॉइंट में उतना डैमेज नहीं होता, बट हाँ आपकी हड्डी या मांसपेशी फट सकती है। इसलिए मैं यही बोलता हूँ एज अ प्रिकॉशन कि आप गिरे ना, बाकी आप चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, कार चलाना, स्विमिंग वगैरह सब कर सकते हैं।
जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए, इतनी जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आज की ये चर्चा हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी और आज जितनी भी बातें हमारे डॉक्टर साहब ने बताई हैं आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। देखते रहिए हेल्थ गुरु, किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार। was brought to you by नए रिश्तों की शुरुआत होंडा शाइन 100cc शगुन ऑफर के साथ हरी केसरी राइस ब्रांड ऑयल, जो कि है हर घर की पहली पसंद, क्योंकि इसमें है स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर भोपाल, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। आपके विश्वास का प्रतीक अब अपनी शाखा के साथ अग्रवाल आभूषण, न्यू राज टॉकीज के सामने, खरोरा रोड, तिल्दा। अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड, अब कर्मचारी मिलेंगे आपके बजट में। रजिस्टर नाउ www.alertsgs.com और नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। NH Goel Finishing School. Learn, groom, empower. 2-month residential and non-residential program for a complete mind, body and soul makeover. 29th January to 20th March 2024. Registrations open. Learn and empower with social, behavioral and communication skills and add immense value of self-being. 2 months residential program. Public speaking and presentation skill, dining etiquette, social and business etiquette, self-grooming and makeup, deportment, career guidance, counseling and management, food and beverage, production and service, in-depth knowledge about different kind of wine, table setting and much more. Enroll today and meet the new you. To register, call now on 93037 73730. ज्वेलर्स अनूपचंद भंसाली। वर्ल्ड अपडेट इज ब्रॉट यू बाय ज्वेलर्स अनूपचंद भंसाली, सदर बाजार, रायपुर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। सच? हाँ। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? अरे भैया, उसके लिए कोहली की जैसी बैटिंग करनी पड़ेगी और बुमराह और शमी की तरह बॉलिंग। माय डियर ब्रदर, तुम वोटर बन के देश की टीम